23 सितंबर 1965 को भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की घोषणा हुई। 17 दिनों तक जारी इस लड़ाई में भारतीय रणबांकुरों ने अपने साहस, शौर्य और वीरता का परचम लहराया। दुश्मन की सेना ने घुटने टेक दिए थे, लेकिन ये जीत आसानी से हासिल नहीं हुई थी। भारत माता की आन बान और शान की रक्षा के लिए 2862 वीर सपूतों ने अपनी कुर्बानियां दी थीं। दुश्मन ने नापाक इरादों से हमारी मातृभूमि पर हमला किया था। ऑपरेशन रणअवकाश, ऑपरेशन जिब्राल्टर और ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम भारत पर थोपा गया था, लेकिन वतन की रक्षा करने वाले वीर सपूतों ने मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। आज 50 साल बाद हम उनकी शहादत को याद करते हैं और उनके फौलादी हौसले को नमन करते हैं। On 24th of August, before the operation commenced, we were located on that forested feature. मेजर रणजीत सिंह दयाल, एक नाम, एक शख्सियत। By the afternoon, we had captured Ledwali Gully and came down to capture Haji Pir Park. हाजी पीर फतह के नायक, जिसने अपने कारनामों से मातृभूमि का नाम फख्र से ऊंचा कर दिया। एक ऐसा रण बहादुर जिसने हाजी पीर के दुर्गम चढ़ाई को भी बौना साबित कर दिया, जिसका नाम देश का बच्चा बच्चा गर्व से पुकारता है, जिसकी बहादुरी के किस्से घर घर तक थे। हर एक नाम इस शख्स से जोड़ना चाहता था। इनकी जब 65 वॉर का बहुत मैगजीन में आया हुआ था, सब जगह आया हुआ था, तो मेरे को बड़ा इम्प्रेस हुई कि ये वही हीरो है जिससे मैं मिल रही हूँ। तो फिर टाइम लिया और मेरे हस्बैंड को भी लगा कि अब मेरे को भी सेटल हो जाना चाहिए। तो यही मेरे मदर ने कहा कि वो हाजी पीर हीरो वाला लड़का है। मैं क्या, हाँ। देश का एक वीर सपूत, असाधारण व्यक्तित्व, न कोई गुरूर, न कोई अहंकार, सबको साथ लेकर चलने की काबिलियत, जिसे लगाव था इस हिंद से। जब तक जिया, देश की सलामती के लिए जिया। मैं एज ए वाइफ उनकी तारीफ नहीं करती, लेकिन वो अपने लिए नहीं बने थे, वो कंट्री के लिए बने थे, वो दुनिया के लिए, सच्चाई के लिए और हिम्मत। अपने मतलब के लिए उनके पास कुछ नहीं। बहादुरी की ऐसी मिसाल, जिसके किस्से कहते दोस्त थकते नहीं थे। देश के प्रति दीवानगी ऐसी कि हाजी पीर फतह के लिए 48 घंटे तक भूखे रहे। मिशन को कामयाब बनाने के लिए 100 जवानों की एक टुकड़ी बनाई और जिंदगी की परवाह किए बिना मोर्चे पर डटे रहे और अपनी कामयाबी का परचम लहराया। दयाल साहब ने तो अपना दिल दिखा दिया कि मैं जाने को तैयार हूँ, मुझे भेजो, मैं चला जाऊँगा। अब ऊपर के कमांडर सोच में पड़ गए, इनको भेजें ना भेजें। हमने उनको मेरे ख्याल 8 बजे बताया था कि हमें इजाज़त दो। उन्होंने हमें 12 बजे दिया इजाज़त। 2 घंटे के अंदर दयाल साहब ने अपनी नई रीऑक किया, 100 आदमी की फौज, और 2 बजे पूरे हथियार एमुनिशन लेके हाजी पीर की तरफ मार्च किया। एक मेजर, युद्ध के मैदान में जाबाज बहादुर, लेकिन अपनों के बीच एक अलग व्यक्तित्व, शांत, स्थिर और साधारण। युद्ध की बहादुरी के लिए भी कोई वाहवाही नहीं ली। कभी शान नहीं मारी थी कि मैं वो हूँ, मैं ये हूँ, मैं कर लिया। कहते कोई बताने की ज़रूरत नहीं,
अच्छा करो, उसकी फल की बल्कि उसके रिटर्न की कभी इच्छा न करो। बहादुरी के ये कारनामे हाजी पीर तक ही सीमित नहीं थे। दुश्मन सेना ने जहां जहां अपने नापाक कदम बढ़ाए, भारतीय वीरों ने उनका डटकर मुकाबला किया। हाजी पीर के बाद दुश्मन सेना का मंसूबा कश्मीर के अखनूर से लेकर अमृतसर तक अपने कब्जे में लेना था। अमृतसर पर हमले के बाद तड़के सुबह के 4 बजे मेजर MS बख्शी को बुलावा आया। मेजर बख्शी आर्टिलरी में थे। हवाई हमले के लिए उनकी ड्यूटी बनती नहीं थी, लेकिन सवाल था कि देश पर दुश्मनों ने हमला बोला था। ये एरोपी के ऑफिसर थे आर्टिलरी में, पर एरोपी करते थे। तो एरोपी के लिए उन्होंने सोचा कि सबसे नज़दीक है, इनको बुला लिया। एरोपी की यूनिट आदमपुर में थी, हम धर्मशाला में थे। तो सब सुबह हमको पता लगा, उन्होंने बुलाया तो उन्होंने बोला जी आप जल्दी एकदम से चलिए, वापस आ जाइए। तो इनको पहले तो बड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि इनकी ड्यूटी नहीं बनती थी उसमें, लेकिन फौज है, जब ऑर्डर आया तो जाना ही है। तो 4-5-6 घंटे के बाद इनको चल विदाई की घड़ी आ गई थी। 4 साल का बेटा और 1.5 साल की बेटी की भावनाएं रास्ता रोके खड़ी थी। मन में सवाल था कि इन बच्चों का क्या होगा। लेकिन युद्ध की इस घड़ी में पत्नी मोहिंदर बख्शी ने दिलेरी दिखाई। अपनी भावनाओं को बेड़ियां नहीं बनने दी, पति का हौसला बढ़ाया। जब जा रहे थे तब मैंने इनको बोला ज़रा अपना ध्यान रखना। तो कहते हैं लड़ाई में जा रहा हूँ, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। बच्चे बहुत छोटे थे, एक 4 साल का बेटा था, एक 1.5 साल की बेटी थी, उसका बहुत फिक्र था हमको। तो पहले तो बहुत एकदम से जब आई खबर तो बहुत घबराए। फिर मैंने यही सोचा कि इनको मैं घबरा के बात करूँ। वो आखिरी मुलाकात थी 6 सितंबर दुश्मन के हवाई हमले में। मेजर बख्शी शहीद हो गए। 5 तारीख को ये अमृतसर चले गए। 6 सितंबर को सुबह ही इन्होंने पहली जो फ्लाइट्स ली, और इनकी ड्यूटी क्या है एज एन एयरोस्पेस ऑफिसर, दैट ही हैड टू इन्फॉर्म हिज पीपल कि वेयर आर द एनिमी टैंक्स, सो दैट once he tells them the enemy tanks are there, our tanks could shoot to those. So he did his work, and unfortunately while he was coming back, his aircraft was hit, and then he crash landed at Rani Jhansi at Amritsar. He didn't have a fall there, he came back to Rani Jhansi and he crash landed at Amritsar. अभी शादी को हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, महज 5 साल ही गुजरे थे, लेकिन आज भी उनके नाम का जिक्र आते ही याद ताजा हो जाती है। उनके साथ बिताया एक एक पल नजरों के आगे से गुजर जाता है। 60 में शादी हुई जुलाई में, और 65 में ये चले गए। लेकिन हमारी शादी जब हुई तो उस वक्त ये जम्मू में पोस्टेड थे। वहाँ हम 3-4 महीने रहे, और फिर इनको एयरोपी वालों ने फिर बुला लिया वहाँ पर देवलाली में। वहाँ से इन्होंने एग्ज़ाम दिया तो इनको स्टाफ कॉलेज में वेलिंगटन चलना पड़ा। तो वहाँ पर भी मैंने एक स्टेशन 6 महीने से ज़्यादा एक स्टेशन में नहीं रही। यहाँ के सबको 2-2.5 साल तो मिलती है पोस्टिंग। इनकी लाइफ इतनी शायद जल्दी होना था कि फिर हम वेलिंगटन चले गए। वेलिंगटन के बाद ये नॉन फैमिली स्टेशन में चले गए SGS 2। वहाँ पर ये 2-2.5 साल रहे। फिर ये वापस से आए तो 4 महीने के बाद इनकी डेथ हो गई। जिसने हिंद के लिए अपनी कुर्बानी दी, आज हिंद को उस पर नाज है, जो अपने कर्तव्य से डिगे नहीं। इनमें एक बड़ी दृढ़ता थी कि भाई फौज में आए तो फौज का साथ, फौज का डिसिप्लिन बड़ा ज़बरदस्त था, आपस में प्यार का भाव बड़ा था। जो कोई जाता था तो दूसरे उसके ऊपर पूरा ध्यान करते थे। 1965 के युद्ध में कर्तव्य की ऐसी कई मिसाल देखने को मिली, जहां हमारे जाबाजों ने
अपने शौर्य पराक्रम से दुश्मन सेना को करारा जवाब दिया। और जब हम ऐसे जाबाजों की बात करते हैं तो एक नाम बरबस ही जुबान पर आ जाता है, हवलदार अब्दुल हमीद। जब दुश्मन की सेना अमृतसर फतह का मंसूबा पाले बेखौफ आगे बढ़ रही थी, हमीद अपने पैतृक गांव धामपुर पे थे। अचानक बुलावा आ गया। परिवार में एक अजीब सी कश्मकश थी। हमीद के 5 बच्चे थे। छोटा बेटा महज 2 साल का था। पिता अड़े थे कि बेटा युद्ध में ना जाए, लेकिन हमीद के दिल में वतन पर कुर्बान होने की जिद थी। घर से निकले तो कई अपशगुनों ने रास्ता रोकना चाहा, लेकिन धुन के पक्के अब्दुल हमीद का फैसला अड़िग था। जब जाए लगन तो हमरे गांव के पासे पोखरा रहे, वो जो बिस्तर बंद टूट गल, साइकिल भस्ट हो गई, आपस के आ गई न घर पर। आज सब मना कैल, कहने कि ना अब आ गए नहीं घरे, फिर अब वो हम मिट गल, हम फिर जाइब मानब ना, फिर से आपस हो चल गई ना। तब सब ही मना कैला, हमहू के तकलीफ भर के मत जा, का जानी का होई का ना होई, हमारे लड़का हुआ का नहीं हम जाए, लड़का हुआ तो हम ऐसा नाम कह के अब आई। हमीद युद्ध में बहादुरी की मिसाल पेश कर रहे थे और घर में अनजान खतरे से परिवार सहमा था। पूरे परिवार का जिम्मा हमीद के कंधे पर था। जब लड़ाई छिड़ गई न तो समय जाए लगना, जब जहाज जाए आवे जाए लगल जहाज, तो हमरे ससुर बैठ के रेडियो में सुने लगन, देखने करने की, और लड़ाई छिड़ गई है। हमीद दुश्मन पैटर्न टैंकों को खास में मिला रहे थे। वहीं दूसरी तरफ गांव में हर जुबान पर हमीद की बहादुरी के किस्से थे। एकाएक खबर आई कि दुश्मन के 7 पैटर्न टैंकों को ध्वस्त कर देने वाले अब्दुल हमीद शहीद हो गए। अखबार में मालूम भर तो सबके तकलीफ भइल, हमरे ससुर सास के देवर के सबके तकलीफ, मऊ के तकलीफ हो गई कि इतना नाम कह जाना और चल गई ना फौज में, और हम कहाँ बोल पाई दिया जाए। अब्दुल हमीद की मौत के बाद परिवार के लिए दुख की घड़ी थी। खुद को संभालना था, बच्चों को संभालना था, लेकिन इसके साथ ये फक्र भी था कि अब्दुल हमीद का शौर्य आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल बन गया। हमीद को उनकी बहादुरी के लिए परमवीर चक्र से नवाजा गया। जब हमके बुलावल गल परमवीर चक्र देवे खातिर, तो हमके दुखो भइल और हमके खुशियों भइल कि आज हमारा आदमी चल तो गई ना, लेकिन इतना नाम का जना कि इतना भारी तगमा हमके मिल गल, कोने कोने नाम हो गल कि परमवीर चक्र मिला है इनके। ये शहादत जमीन तक ही सीमित नहीं थी। भारतीय वायुसेना के जाबाज भी आसमान से आग उगल रहे थे। ऐसे ही एक जाबाज थे स्क्वाड्रन लीडर N.K. मलिक। तब मलिक बड़ौदा में थे। अचानक मलिक को हलवाड़ा में पाकिस्तानी रडार सिस्टम ध्वस्त करने की जिम्मेदारी दी गई। या अब तो मैं गर्व महसूस करती हूँ कि एटलीस्ट ही लेड डाउन हिज लाइफ फॉर द सेक ऑफ कंट्री, एंड दैट्स व्हाट ही रोट आल्सो इन द लेटर कि यू शुड बी प्राउड कि your husband has gone for the sake of country and he is fighting for the country. At that time he also didn't know कि मेरे को शायद मैं वापस ही नहीं आऊँगा उस वक्त, ये भी नहीं उनको पता था। मलिक अपने मिशन में कामयाब रहे। कामयाबी के बाद जब वापस लौट रहे थे कि अचानक उनके विमान पर हमला हुआ और वो शहीद हो गए।
इट वॉज 14 सितंबर रात को बहुत सारे एयरफोर्स ऑफिसर्स मेरे घर में आए और मैंने सोचा ये क्यों आए हैं, मेरे को बिल्कुल कुछ पता नहीं था किस लिए आए हैं। तो देयर वाज अनदर एयरफोर्स ऑफिसर वाज शेयरिंग द हाउस विद मी, यू नो, उसकी वाइफ भी थी। कुछ देर के बाद 15-20 मिनट के बाद उन्होंने मेरे को बताया, बट देन आई वाज इन अ वेरी बैड शेप। देन आई स्टार्टेड फ्रॉम देयर ऑन द सेम नाइट फॉर दिल्ली आई केम ओवर देयर, यू नो। चंद सालों में जिंदगी सिमट गई। 19 साल की उम्र में शादी हुई, 23 साल की उम्र में पति शहीद हो गए, 2.5 साल का बेटा और गोद में 8 महीने की बेटी थी। जिंदगी की जद्दोजहद शुरू हो गई। लाइफ वॉज वेरी वेरी टफ, वेरी वेरी टफ, बिकॉज एक सिंगल पेरेंट के लिए बच्चों को पालना इस छोटी एज में बहुत मुश्किल था। और क्योंकि इसको करने में, बच्चों को पालने में, बिकॉज आई ओनली ग्रेजुएट थी जब मेरी शादी हुई। आई वॉज 19 years old when I got married, but at the age of 23 I became a widow. बेटी स्मिता पिता को नहीं देख पाई, मां के आंचल में ही होश संभाला, लेकिन पिता को खोने का दर्द आज भी है। लेकिन इस बात का फक्र है कि उनके पिता देश के काम आए। प्राउड तो होता है, क्योंकि मेरे ख्याल मैंने हर ऐसे में और हर सेंटेंस में ये ज़रूर लिखा था कि मेरे फादर देश के लिए कुर्बान हो जाए। जब भी कुर्बान होने का वर्ड आता था तो ये ज़रूर लिखा जाता था। मेरे ख्याल मेरे सेंटेंस में कोई और वर्ड, मेरे माइंड में कोई और सेंटेंस आता भी नहीं। ये डेफिनेटली कर्नल तारापुर की बहादुरी के किस्से किसे याद नहीं है। बेटे मिहिर को उस रात की कहानी याद है जब मैस में पार्टी चल रही थी। किसे पता था कि खुशी के ये पल युद्ध के तनाव में बदल जाएंगे। जिस रात सिग्नल आया था, मेस में एक बड़ी पार्टी चल रही थी, क्योंकि रेजिमेंट ने इंटर रेजिमेंटल टैंक फायरिंग कंपटीशन जीत गई थी। तो जीत की जश्न में हम एक पार्टी कर रहे थे, और वो पार्टी के समय सब डांस कर रहे थे। तब मैसेज आया हेडक्वार्टर से कि युद्ध की तैयारी करनी है। हमें तो कुछ मालूम नहीं थे। हाँ, सब लेडीज़ डांस कर रहे थे, और तभी एक बाय एक सब ऑफिसर्स चले गए, क्योंकि एक ने दूसरा को मैसेज दिया, दूसरा ने तीसरा को मैसेज दिया। सिग्नल मिलते ही कर्नल तारापुर पूरी रात युद्ध की तैयारी करते रहे। तड़के सुबह घर से निकलने का वक्त आ गया था। कर्नल तारापुर ने अपनी मां का पैर छुआ, आशीर्वाद लिया और मां को नम आंखों से विदा दी। जब वो मैं जा रहा हूँ काम पर बोले थे तभी मेरे उनकी माताजी के पाँव छू के वो निकले। तभी मैंने बोला कि हम पारसी मान तो देते, पर पाँव छूने का हमारा आदत नहीं है, पर उन्होंने किया। फिर 3-1 बजे मेरी माताजी ने सब लेडीज़ को मेस पर बुलाया, और मेरे को याद है उन्होंने कहा रोने का नहीं। तारापुर अपने साथियों के संग स्टेशन पहुंचे। पूरा माहौल गमगीन था, लेकिन तारापुर की आंखों में एक चमक थी, खुशी थी। ट्रेन ने रफ्तार भरी। तारापुर ने सभी को सैल्यूट किया। उन लोग सब खड़े थे, हम लेडीज़ प्लेटफॉर्म पर थे। विसल ट्रेन की गई और उन्होंने हमें सैल्यूट दी, और जहाँ तक हम देख सकते थे वो सैल्यूट उन्होंने कैरी किया। आखिरी बार मैंने मेरे पिताजी को तब देखा। जब आदेश मिला तब सियालकोट में मोर्चा खोल दिया। बहादुरी की मिसाल दुश्मनों के सामने रखी। 3 बार युद्ध के दौरान घायल होने के बावजूद मैदान नहीं छोड़ा। आखिरी सांस तक दुश्मन से लड़ते रहे, अपने जवानों का हौसला पस्त नहीं होने दिया। ऐसी मिसाल कि दुश्मन की सेना ने अपने शत्रुओं को फक्र हिंद से नवाजा।
परमवीर चक्र ही नहीं मिला, पर उनकी रेजिमेंट और उनको फ़क्र हिंद के नवाज़ा पाकिस्तान ने दिया। फ़क्र हिंद का नवाज़ा ये पहली टाइम है पूरी दुनिया के इतिहास में, वर्ल्ड वॉर एक लो, वर्ल्ड वॉर 2 लो, कुछ भी लो, कि एक शत्रु जो उसके साथ युद्ध कर रही है उसको ये नवाजा दी है। वो एक पल आज भी याद है जब पिता ने घुड़सवारी करना सिखाया, बहादुरी की सीख दी, हौसले से जीना सिखाया। हमें हॉर्स राइडिंग सिखाते थे, स्विमिंग सिखाते थे। मेरे पिताजी बहुत स्पोर्ट्समैन थे, तो ये सब हमारे साथ करते थे। हम तो बोर्डिंग स्कूल में थे, तो हम दिसंबर में जब घर आते थे, मेरे पिताजी भी उनका एनुअल लीव दिसंबर में ही लेते थे, तो वो 1 महीना उनकी एनुअल लीव की हमारे साथ हंसते खेलते गुजारते थे। सियालकोट मोर्चे पर कर्नल तारापुर की कमांड में 17 पुनः हॉर्स ने अदम्य साहस का परिचय दिया। इसी में से एक जाबाज अफसर थे कैप्टन जसबीर सिंह। युद्ध के दौरान कैप्टन जसबीर सिंह अमृतसर में तैनात थे। 8 सितंबर की रात सियालकोट की ओर कूच करने का आदेश मिला। युद्ध जैसे ही 9-10 सितंबर को शुरू होना था, 8 तारीख की रात को उनके पास भारत सरकार का आदेश आया सेना मुख्यालय से कि आप लोगों ने अपने टैंक्स रातों रात रेल पे लाद के और सांबा सेक्टर में जम्मू के पास पहुंच के पाकिस्तान का मुकाबला करना है, जिसके लिए रातों रात को पठानकोट तक तो टैंक पहुंच गए रेल में, उससे आगे रेल की सुविधा नहीं थी। उन टैंकों को भी जैसे तैसे वो खींच के चला के सड़कों पे खेतों में से और 24 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तान के मुकाबले के लिए वहां पहुंच गए। भीषण युद्ध के दौरान कैप्टन जसबीर सिंह कर्नल तारापुर के साथ डटे रहे। 16 सितंबर की शाम टैंक के पास खड़े कर्नल तारापुर और कैप्टन जसबीर सिंह पर घात लगाए बैठे दुश्मनों ने एक गोला इनकी ओर फेंका। तारापुर वहीं शहीद हो गए, जबकि कैप्टन जसबीर सिंह बुरी तरह घायल हो गए। कैप्टन जसबीर सिंह जो मेरे भाई थे, उनको वो स्प्लिंटर्स अपने उनके फेस पे लगे और ब्रेन पे लगे। उनको एयर इवैक्यूएट किया गया एयर एम्बुलेंस के द्वारा पठानकोट के मिलिट्री हॉस्पिटल में, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया और वीरगति प्राप्त कर दी। असम में तैनात पिता मेजर जनरल शेर सिंह को बेटे की शहादत ने फख्र से भर दिया। देश की हिफाजत में दुख का बोझ भी हल्का पड़ गया। बेटे के अंतिम संस्कार में जाना भी मुमकिन नहीं हो पाया। मेरे पिता को संदेशा पहुंचा भारतीय सेना का कि आपका बेटा युद्ध में शहीद हो गया है, और उन्होंने जनरल मानेकशॉ जो उस टाइम जनरल थे, बाद में फील्ड मार्शल बने, उनसे तुरंत अपने बॉस से छुट्टी मांगी कि मेरे बेटे की डेथ हो गई है, मुझे छुट्टी चाहिए, उनका अंतिम संस्कार करना है। पर इस पे उनका जवाब आया कि युद्ध की स्थिति है, आपको किसी हालत में छुट्टी नहीं दी जा सकती और भारतीय सेना आपके बेटे का संस्कार अंतिम संस्कार करेगी, आप बेफिक्र रहिए, आप अपना युद्ध संभालिए, दुश्मन का मुकाबला कीजिए। किसे पता था कि वाघा बॉर्डर में तैनात मेजर AR सिंह की वो शाम जिंदगी की आखिरी शाम होगी। वो बाहर की तरफ देख रहे थे, अचानक सिग्नल मिला। घर से निकलने की तैयारी में जुट गए। पत्नी तक को नहीं बताया कि वो लड़ाई के लिए जा रहे हैं। घर में 2 छोटी बेटियां भी थी। ही नेवर सेड कि हम लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। ये सोच कर कि मेरी बीवी को क्या महसूस होगा, तो मैं उनको चीनी और पानी लेकर जैसे कि हर बंदे को शुभकामनाएं के साथ भेजी। लेकिन जाने के टाइम बस मुझे प्यार करके किस करके, ज़्यादा वो भी मुझे देख नहीं पाए, क्योंकि उनको मालूम था कि ये शायद उनकी आखिरी शाम हो। AR सिंह ने जाट रेजिमेंट के साथ मिलकर डोगराई को जीता था, जो इच्छुगिल कैनाल के दूसरी तरफ था। मेजर अनंतराज सिंह ने इस लड़ाई में बहादुरी के साथ दुश्मन के छक्के छुड़ाए और दुश्मन की आंखों का कांटा बन गए। वो डोगराई हमने 23 तारीख को मेरे हस्बैंड ने
जाट रेजिमेंट के साथ मिलकर जीती थी, जो इच्छल कनाल के उस पार थी। तो उनको डेड बॉडीज़ दी पाकिस्तानियों को कि तुम अपनी डेड बॉडी ले जाओ, अब लड़ाई बंद है। 23 सितंबर 1965 युद्ध विराम की घोषणा के साथ ही दोनों देशों की फौजें वापस लौट गई थी। मेजर अनंतराज सिंह सीमा पर इस निगरानी में तैनात थे कि भारत की सरजमी पर एक भी दुश्मन की सेना न डटी रहे। यूएन के प्रतिनिधि भी इसी भरोसे से लौटे थे, लेकिन पीठ पीछे धोखे की चाल में अभी भी कुछ संख्या में दुश्मन की फौजें सीमा पर डटी थी। AR सिंह चाहते थे कि दुश्मन फौज तुरंत इलाके को खाली कर दे। इसी भिड़ंत में अचानक घात लगाए दुश्मन ने अनंतराज सिंह पर हमला किया और वे शहीद हो गए। जब UN ऑब्जर्वर थोड़ा सा आगे गए हैं तो बोले इसको, ये जो बंकर वगैरह है इसको तुम खाली कर दो। मेरे हस्बैंड ने कहा कि हमने खून से सींचा है, कैसे खाली करें? तो कहते कर लें। और उन्होंने उस इच्छल कनाल के उस पार 3 मंजिल घर था, जिससे उन्होंने मशीन गन से मेरे हस्बैंड को भून दिया। और कहते हैं कि बिल्कुल छन्नी छन्नी हो गए थे मेरे हस्बैंड, और कोई उनको लेने के लिए भी गया है तो उनको भी उन्होंने गोलियां मारी हैं। अनंत सिंह को वतन की माटी से प्यार था, इसलिए दुश्मन सेना को बाहर भगाने में शरीर का एक एक कतरा दुश्मनों के नाम कर दिया। पत्नी और बेटियों का प्यार दिल में था, लेकिन सिंह हमेशा कहते थे, हमारी पहली शादी तो भारत माता से हो चुकी है। तो वो ये कहते थे, जब शादी होती है तुम लोगों को मालूम है कि हमारी पहली शादी भारत माता से हुई, वो हमारी माँ है, हमने उसके प्रति ऋण देना है। तो तुम, क्योंकि उस टाइम तो तुम बड़े खुश होकर उनसे शादी करते, अब क्यों ऐसा डर रहे हो? भारत माता है जो हमारी जननी है, जिसने हमको जन्म दिया है। तो ये फीलिंग थी। आज पूरा देश शूरवीरों की शहादत को सलाम करता है, जिसने वतन की हिफाजत के लिए सीने पर गोलियां खाई, देश की रक्षा की खातिर खुद की जिंदगी को कुर्बान कर दिया। शत शत नमन ऐसे तमाम वीरों को जिन्होंने अपनी वीरता की मिसाल पेश की, जिसकी वजह से देश महफूज रह सका, जिन्होंने कर्तव्य और निष्ठा की जीती जागती मिसाल पेश की है, जिसके दम पर हम, आप और देश महफूज महसूस कर रहा है। उन वीरों को हम सब की तरफ से, देश की तरफ से, DD न्यूज़ की तरफ से नमन करते हैं। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के पूरे होने पर यह थी हमारी खास पेशकश। इसमें हमने आपको दिखाया कि कैसे पाकिस्तान ने हमारे खिलाफ साजिश रची थी और कैसे हमने उसका जवाब असल उत्तर में दिया था। क्या समझौता हुआ था ताशकंद में, और आज आखिर में हमने किया उन रणवाकुरों को नमन जिनकी शहादत ने देश का नाम फक्र से ऊंचा कर दिया। जय हिंद।